हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज का ये जो टॉपिक जो स्पेशली जो तैयार हुआ है वो टॉपिक जो है भारत अमेरिका के मध्य संबंधों को लेकर के। जैसे देखेंगे 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 25 तारीख से होने को है। 1 दिसंबर से इंटरव्यू का भी कार्यक्रम आ चुका, 64वीं बीपीएससी का इंटरव्यू का भी कार्यक्रम आ चुका है। इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे मुद्दे जो आईआर के इंटरनेशनल रिलेशन के मुद्दे हैं जो काफ़ी हद तक परीक्षा उपयोगी हो सकता है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं इस वीडियो को तैयार किया हूँ। पिछले बीपीएससी भी मैंने इसे तैयार किया था और मैं आपको बता दूँ कि इसके अलावा कई वीडियो जो है मैंने अपने यूट्यूब पे इसे डाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए कि बेहतर क्वालिटी जाए, टू द पॉइंट रहे, इसी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये संस्थान जो मिशन 50 है और मैं प्रयास में है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्तरीय टू द पॉइंट मटेरियल आपको मिल सकते हैं। इसके पीडीएफ भी उपलब्ध है। तो खैर चलिए, आज हम भारत अमेरिका संबंधों को लेकर क्या चर्चा करना चाहते हैं। अगर भारत अमेरिका संबंधों को अगर देखेंगे तो इसके दो महत्वपूर्ण आयाम देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहे भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय समझौता जो एक दूसरे के हितों से जुड़ा हुआ। ध्यान रखेंगे, भारत अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय समझौता जो एक दूसरे के हितों से जुड़े हुए, नंबर 1। और दूसरा है वैश्विक स्तर पर नेतृत्व को लेकर के भारत और अमेरिका क्या क्या पॉइंट कर सकता है, दूसरे को किस रूप में सहयोग कर सकता है, इन चीज़ों को लेकर के। यानी डायमेंशन 2 है। नंबर 1 डायमेंशन जो है वो है द्विपक्षीय संबंध जो एक दूसरे को हितों से जुड़ा हुआ। दूसरा है वैश्विक हित से एक दूसरे को नेतृत्व किस प्रकार किया जाए, ग्लोबल प्रभाव क्या दिया जा सकता है, इन चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले ग्लोबल के स्तर पर अगर हम लोग प्रयास करें, अगर 2 डायमेंशन लिखते हैं तो मार्किंग काफ़ी बेहतर हो सकता है। और अगर इंटरव्यू में इस बातों को कहते हैं तो स्वाभाविक है आपका डायमेंशन ज़्यादा व्यापक होने के नाते आपसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले दूसरे खंड की ही हम लोग चर्चा कर लें। दूसरा खंड जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव देख रहे हैं, वैश्विक हितों पर अगर ध्यान पर अगर देखा जाए कि भारत और अमेरिका क्या क्या कर सकते हैं, तो एक मुद्दा जलवायु परिवर्तन को लेकर के है, दूसरा मुद्दा चीन को लेकर के है, तीसरा मुद्दा जो है कोविड को लेकर, कोविड और कोविड के टीका को लेकर के है, और चौथा मुद्दा जो है यूएनओ में जो सुधार की जो बातें हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब समय आ चुका है, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा अब समय आ चुका कि यूएनओ में भी व्यापक सुधार की बातें हैं। और ये सुधार इसलिए भी जरूरी है कि भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने के लिए सबसे प्रमुख दावेदार है। चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 जो वीटो वाले देश हैं लगभग भारत को समर्थन करने को तैयार हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इसमें अमेरिका केवल विरोध न करने की बात कहा है, जबकि रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने कंप्लीटली पक्ष में वोट देने को कहा। लेकिन अभी चीन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कहा। तो 4 ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्विक स्तर पर जो नेतृत्व करने की बात है ग्लोबल स्तर पर, तो उसके लिए भारत और अमेरिका क्या सोच सकता। अब जो हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, खासकर द्विपक्षीय मुद्दे को लेकर के अगर चर्चा किया जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो खैर चलिए, सबसे पहले हम लोग द्विपक्षीय मुद्दे को लेकर के अब चर्चा करें। द्विपक्षीय मुद्दे क्या हो सकते हैं, तो ये द्विपक्षीय मुद्दे देखिए, एक रक्षा सहयोग, दूसरा सामरिक साझेदारी जो वैश्विक स्तर के प्रभाव डाला, एक रक्षा सहयोग है, दूसरा सामरिक साझेदारी है, और तीसरा है व्यापारिक हित या आर्थिक हित। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन मुद्दों को आप देख सकते हैं 2+2 वार्ता जो चल रहा है, यानी कि 2+2 वार्ता को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि प्रायः जो डिसीजन जो लेते हैं 2 देशों के मध्य, जो देश के मध्य होता है, शासनाध्यक्ष या तो राष्ट्रपति लेंगे या प्रधानमंत्री लेंगे। लेकिन इस बार पहली बार देखा जा रहा संबंधों की व्यापकता को देखते हुए 2+2 की चर्चा भारत और अमेरिका के साथ ही और भारत और जापान के साथ अब पुनः होने जा रही है। तो भारत अमेरिका के साथ जो संबंधों को 2+2 में आया तो उसमें एक जो है विदेश मामला बन रहा है और दूसरा जो है रक्षा मामला। तो विदेश और रक्षा आप समझ सकते हैं कि हमने इसी 2 डायमेंशन से मैंने इस पॉइंट्स को उठाया है। तो खैर चलिए, सबसे पहले रक्षा सहयोग को लेकर के चले चर्चा करें। तो यहाँ देख ले, अमेरिका दुनिया कुछ समानताएं हैं और कुछ विशेषताएं दोनों की। दुनिया में सबसे पहला अगर लोकतंत्र अगर माना जाता है तो अमेरिका, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतंत्र है तो भारत। सबसे पहली स्वतंत्रता अगर अमेरिका की है
तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला लोकतंत्र के रूप में अगर कहा जाए तो भारत को हम लोग मानते हैं। और इतनी विविधता के बावजूद भी 70 सालों से लगभग 73 सालों से हमने विविधतापूर्ण तरीके से इसे सफल लोकतंत्र के रूप में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब देखेंगे 1998 में, अब संबंधों को लेकर चले, रक्षा सामरिक दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, पॉइंट्स को समझेंगे। अगर 1998 में सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि जिस समय हमने परमाणु विस्फोट किया था उस समय अमेरिकी लॉ के तहत भारत पर एक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन हमारी कूटनीतिक प्रयास और अमेरिका का अपेक्षित सहयोग के कारण 2001 तक आते आते समस्त जो खास करके प्रतिबंध था भारत के खिलाफ, वो प्रतिबंधों को हटा करके एक दोस्ती के रूप में एक नए आयाम को खोल दिए गए। उसके बाद का पड़ाव अगर हम लोग देखते हैं तो 2005 को देखना बहुत जरूरी होगा, जिस समय भारत और अमेरिका के मध्य में रक्षा सहयोग समझौता होता है। रक्षा सहयोग समझौता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है और जो 10 वर्षीय था, तो यानी 2005 से लेकर 15 तक था। और 15 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में जब आते हैं बराक ओबामा, तो उसके 10 साल और बढ़ा दिया गया, यानी भारत और अमेरिका का रक्षा सहयोग जो है वो 2025 तक चला गया है। तो रक्षा सहयोग के मामले में सबसे बड़ी चीज़ों को देख सकते हैं कि न केवल दोनों हथियारों के मामले में जो खरीदारी हो सकती है, बल्कि ज्वाइंट प्रोड्यूसर के रूप में भी टेक्निक भी अब अमेरिका देने को लगभग तैयार हो गया। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे इन चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक पहलू इसके अलावा देख सकते हैं कि 2006 में मालाबार अभ्यास होता है। अमेरिका और भारत के संयुक्त जो नौसैनिक अभ्यास होता है, उस अभ्यासों को जो शुरुआत 2006 से कंटिन्यू चला, 17 में इसे जापान शामिल हो गया, 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। तो भारत के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे परिस्थिति में जब हमारा दो परंपरागत और प्राकृतिक पड़ोसी जो है बिल्कुल नैसर्गिक तरीके से हमारा विरोध कर रहा, पाकिस्तान और चीन, ऐसे परिस्थिति में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग करना हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। तो ये हम रक्षा सहयोग 2005-06 से रुक के लेकर चलते हैं। इसके अगला पड़ाव देखते हैं 2008 का मामला, जब सर्वप्रथम हमने असैन्य यानी सिविल परमाणु समझौता जो किया था। और ये परमाणु समझौता तब से पहली बार शुरुआत हुई, उसके बाद आज तक 13 देशों के साथ हम कर चुके हैं। यूरेनियम जो हमें विदेशों से प्राप्त नहीं होता था, एनएसजी के हम लोग मेंबर नहीं थे, अब यूरेनियम प्राप्त होने लगा। विश्व के जो 4 प्रमुख जो देश हैं यूरेनियम उत्पादन के मामले में, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, कजाकिस्तान और कनाडा, सभी देश देने को तैयार हैं। हाँ, एनएसजी में अभी हम सदस्यता नहीं ले पाए, लेकिन वो भी एक अंतिम पड़ाव तक स्थिति पहुंच चुकी, हम सदस्यता ले सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण, और ये दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि बिना एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए बिना हम इस समझौता को करना हमारे लिए राष्ट्र हित में था। और इसके बाद देख सकते हैं दोनों राष्ट्रों के मध्य काफ़ी हद तक सहयोग बढ़ा है। सामरिक दृष्टि से तो रूस के बाद अमेरिका भारत को सैन्य आपूर्ति करने वाला विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण देश हो गया, खासकर भारत के संदर्भ में। तो इन चीज़ों को देख सकते हैं, ये रक्षा के मुद्दे पर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2015 में जो बराक ओबामा जो आते हैं। इसके अलावा 2016 का अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत को प्रमुख प्रतिरक्षा साझेदार माना, 2016 में प्रमुख प्रतिरक्षा साझेदार माना। और इसके बाद 2017 में क्वाड जो 4 देशों का था, इसका मूल उद्देश्य चीन को घेरने का था और प्लस अपनी आपसी सामरिक समझ को बढ़ाने की थी। ये एक भारत का एक महत्वपूर्ण हम लोग कह सकते हैं कि रक्षा सहयोग के मुद्दे हैं, इसमें ये काफ़ी हद तक उपयोगी हैं। इसके अलावा कुछ बीच की बातें और भी आता है, और खासकर कोमकासा को लेकर। कोमकासा 3 महत्वपूर्ण रक्षा संधियों में से एक है, और ये जो है संचार और सुरक्षा संबंधी समझौते का है। यह एक महत्वपूर्ण पहल कोमकासा को लेकर के। दरअसल इसका मूल नाम था किस मुआ, CIS
MOA की समूह जो था, ये खासकर भारत के संदर्भ में इसका नाम कॉमकासा दिया गया और इसका उद्देश्य जो था USA से उच्च तकनीक सैन्य हार्डवेयर प्राप्त करने को है। दूसरा महत्वपूर्ण जो रक्षा संबंधी संधियों में से है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं जिसको नाम है लेमुआ। ये दोनों पर समझौता हुआ। अब तीसरा महत्वपूर्ण जो है जिस पर भी होना बाकी प्रयास चल रहा, वार्ता हो रही है, जियो स्पेस कॉर्पोरेशन। जियो स्पेस कॉर्पोरेशन हेतु बुनियादी विनियमन एवं सहयोग समझौता। ये तीन महत्वपूर्ण रक्षा समझौता अगर होता, जैसे दो हो चुका है, तीसरा अगर होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं अमेरिका के वैश्विक स्तर पर। ठीक है, इसके बाद देखें आर्थिक समझौते की चर्चा करें तो आर्थिक में थोड़ा उतार चढ़ाव है, क्योंकि दोनों ही देशों में खास ट्रंप तक अब तो खैर बाइडेन आने की अपेक्षा कर सकते हैं। राष्ट्रवादियों की सरकार थी जो देश का हित सर्वोपरि माना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जब विदेशी समझौतों की चर्चा करते हैं, विदेश नीतियों की चर्चा करते हैं, तो उसका सबसे मूल चीजें या केंद्र में अपना देश ही होता है, देश के बाहर नहीं होता है। हाँ, व्यक्तित्व बदलने से एक अंतर उन तरीकों पर पता चल सकता है, लेकिन नीतियां प्रायः एक हुई होती हैं। तो आर्थिक सहयोग में सबसे पहले चीजों को हम लोग देखना पड़ेगा कि 40 लाख NRI अमेरिका में, 40 लाख NRI एक अमेरिका में है, रहते हैं, जो वहाँ का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। और यही वोट बैंक का प्रभाव जो देखने को जो मिला, तो देख सकते हैं कि हॉडी मोदी हुआ, नमस्ते ट्रंप भारत में हुआ, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगे। ऐसे कूटनीति के स्तर पर इसे सही नहीं माना जाता है, लेकिन भारतीयों को लुभाने का जो तत्कालीन ट्रंप सरकार का जो प्रयास था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था कि हम लोग देख रहे हैं कि 40 लाख जो NRI हैं जो एक अच्छा खासा प्रभाव डाल रहे थे। इसके अलावा देख सकते हैं दोनों देशों के मध्य 124 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। 124 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा, ये महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं चीन के साथ जिस प्रकार हालिया वर्षों में यानी हालिया महीनों में जो संबंध हमारे काफी हद तक खट्टे हुए हैं, संबंध थोड़े कमजोर हुए हैं, उनका प्रभाव पूरी तरह अमेरिका पर पड़ सकता। हम दोनों के देशों के मध्य में आर्थिक संबंध को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, ये सामरिक, ये खासकर आर्थिक दृष्टि से का मामला है। अब यहाँ पर कुछ पहलू जो है द्विपक्षीय मामला हम लोग चर्चा कर रहे हैं, खासकर की चुनौतियां कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कमियां देखी, कहाँ हमारी शिकायतें हुई, उन चीज़ों को लेकर के सबसे पहले हम लोग चर्चा करना चाहेंगे 2018 का मामला। अगर ईयर का मामला को अगर देखा जाए तो देख सकते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका का संबंध तनावपूर्ण हुआ। उस तनावपूर्ण संबंधों का प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पर पड़ा और भारत जो अपनी आयात का 10% तेल ईरान से खरीदता था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ। उस डिस्टर्बेंस का ही परिणति या परिणाम कह सकते हैं कि चार बहार परियोजना जो थी उसे भारत की भूमिका कहीं ना कहीं कमजोर हुई और आप देख रहे हैं कि भारत उससे हटा करके चीन के साथ ईरान ने सहयोग लेना शुरू किया। ईरान चीन से सहयोग लेना शुरू किया। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा 2019 के जून में आता है, जिस समय अमेरिका ने भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ला दिया। जून 1919 में 1974 से लेकर के 1974 से लेकर के 2019 तक अमेरिका भारत को विकासशील देशों की संज्ञा के रूप में दिया था। इस कारण से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंतर्गत जो हमारे सामान जो निर्यात होते थे वो सामान वहाँ सस्ता में बिकता था, जो हमारे लिए हितकर था। लेकिन जून 2019 में हटा देने से हमारे सामान काफ़ी महंगे हो गए और 124 बिलियन डॉलर का जो व्यापार होता है अरब डॉलर का, उसे 6 अरब डॉलर का भारतीय सामान यूएसओ में महंगा हो गया, जिसकी बिक्री प्रभावित हुई। तो इसके अलावा देख सकते दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है यूएसए के विरोध के कारण, एक महत्वपूर्ण कारण ये भी माना जाता है कि अमेरिका का एक जो मोटरसाइकिल काफ़ी हद तक बिकती थी वो था डेविस्टन मोटरसाइकिल।
जिसमें भारत सरकार ने 200% कस्टम ड्यूटी लगाया था। अमेरिका इस विरोध किया। अमेरिका के विरोध के कारण भारत ने इसको घटा करके 100% किया था। फिर भी अब अमेरिका ने इसे भारत में बेचने से मना ही कर दिया। संबंध तनावपूर्ण हुए। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि 2018 में ही भारतीय जो स्टील और भारतीय एल्युमिनियम पर काफ़ी हद तक शुल्क बढ़ाया। ऐसे शुल्क दुनिया के अन्य देशों पर भी, चीन पर भी और इटली, चीन पर भी और कनाडा पर भी लगाया, भारत पर भी लगाया। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ संबंध थोड़ा प्रभावित हुए। उस संबंध प्रभावित का ही परिणति है कि वर्तमान जो बजट जो हम लोग इस साल का बजट है, इसे अमेरिका से जो सूखे मेवे या मेडिकल उपकरण आ रहे थोड़ा सा महंगा किया गया, उस पर टैक्स बढ़ाने से, खासकर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने से। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा आता है डेटा लोकलाइजेशन नीति। ये भारत का जो है, इससे अमेरिका काफ़ी हद तक ये तनावपूर्ण संबंध को बनाए हुए। दरअसल भारत में ऑनलाइन या ई कॉमर्स करने वाली काफ़ी ज़्यादा विदेशी जो कंपनियां हैं, जैसे आप कह सकते हैं अमेजन कह सकते हैं, फेसबुक कह सकते हैं, गूगल कह सकते हैं, ये जितनी सारी विदेशी जो कंपनियां हैं, उसको कहा गया भारत के साथ जो डाटा है, भारत में जो ग्राहक तक जो पहुंचते हैं, उनका नंबर, उनके स्थान का जो डाटा है, उस डाटा को भारत में ही रखना होगा। कहीं दूसरे देशों को शेयर आप नहीं कर सकते हैं। ये नीतियां हमारे राष्ट्र हित में। इन नीतियों से भी अमेरिका काफ़ी खफा है, क्योंकि अमेजन का सोच ये है, उन लोगों की सोच है कि भारत के संदर्भ में अगर वो डाटा अमेरिका को मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा बिजनेस करने में परेशानी है। लेकिन सोच दूसरी ओर हमारी है कि अगर हम डाटा दिए तो कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र और हमारी सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो खैर चलिए, ये चीज़ों पर हमने चर्चा जो किया, तो ये हमने कहा था भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों को लेकर, द्विपक्षीय को लेकर। अब बहुपक्षीय को लेकर के चर्चा करें तो बहुपक्षीय को लेकर के अब चर्चा कर सकते हैं। द्विपक्षीय में वीजा भी आ जाता है मामला, जैसे कि वर्तमान जो खास करके सरकार जो बाइडेन ने कहा था कि वीजा को देने में हम रियायतें उपलब्ध करें, तो भारत के लिए अच्छा। अब आइए वैश्विक ग्लोबल लीडर के स्तर पर दोनों प्रभाव, खासकर कोविड को लेकर, चीन को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर। सबसे पहले हम चीन पर चर्चा कर दें। जो बाइडेन जो आने वाले हैं और ट्रंप जो कि काफ़ी हद तक विवादित हुए थे चीन को लेकर के, जो आक्रामक नीति थी, जो बाइडेन के बाद क्या होगा। आरोप तो ये है कि जो बाइडेन के साथ चीन का काफ़ी बेहतर संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं, उनकी अपनी निजी कंपनियां भी, इसलिए चीन के प्रति वो उदार रहेंगे, ऐसा एक दावा है। और ऐसे देखने को उनके बातों से भी लग रहा, क्योंकि जो बाइडेन का स्टेटमेंट है कि चीन एक चुनौती है और रूस उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदिता, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। यानी कि जो ट्रंप ऑलरेडी पहले चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 बता रहे थे, लगभग जो प्रयासों को जो देख रहे हैं, वही अब जो बाइडेन के नज़र में रूस है, चीन अवश्य एक चुनौती है। दूसरी चीज़ है कि जो बाइडेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो उनके राष्ट्रपति हैं एक ठग की भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि चीन से उनका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है, लेकिन चीनी नेतृत्व से कहीं ना कहीं विरोध है। यानी कुल मिलाकर देख सकते हैं कि चीन के प्रति जो ट्रंप की जो नीति है, उसमें थोड़ी सी कमी अवश्य आने की कोशिश होगी। प्रभुत्व तो पहले की तरह रहेगा, और ये प्रभुत्व तो रहेगा तो भारत के हित के लिए कहीं ना कहीं होगा। तो ये चीन संबंधी मुद्दे, क्योंकि चीन संबंधी मुद्दे में अमेरिका के लिए भारत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के पड़ोसी देशों में कहा जाए तो जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यही एक ऐसे देश हैं जो कि चीन के साथ मुकाबला कर सकते हैं। उसमें इन सभी देशों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण 2 रूपों में। एक तो नैसर्गिक हम लोग शत्रुता निभा रहे हैं एक दूसरे से, चूँकि सीमा विवाद को लेकर के हैं, और 1962 के बाद हम दोनों के मध्य में कहीं ना कहीं तनावपूर्ण संबंध भी हैं। व्यापार अवश्य बढ़ा है, लेकिन तनावपूर्ण संबंध भी हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ताकत, सैन्य ताकत में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और जापान के तुलना में भारत की सैन्य ताकत कहीं ज़्यादा है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो आता है कोविड को लेकर के देखिए, विश्व की कई कंपनियां, भारत का बायोटेक भी है, सीरम का भी नाम आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो आगे बढ़ा हुआ
विश्व की 3 महत्वपूर्ण कंपनियां, एक मॉडर्ना का नाम आता है, दूसरा फाइजर का नाम आता है, दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं। तीसरी महत्वपूर्ण कंपनी जो स्पुतनिक आता है। इन चीज़ों को लेकर के अगर भारत का बायोटेक भी अगर भारत बायोटेक का भी अगर दावा आ जाता है तो निश्चित तौर पर कोविड को लेकर वैश्विक स्तर पर नियंत्रण करना भारत के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और भारत का साथ अमेरिका के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? 2 मुद्दों पर। नंबर 1 मुद्दा यह है कि विश्व का लगभग 18% आबादी भारत में है, तो 18% बाजार भी, 18% लक्ष्य भी, नंबर 1। नंबर 2 है कि विकासशील देशों का एक नेता होने के नाते, विकासशील देशों से एक अच्छी समझ और पकड़ होने के नाते अमेरिका चाहेगा कि भारत के साथ सहयोग लेकर के आगे बढ़े। इसलिए अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश हो सकता है कोविड के मुद्दे पर। जलवायु परिवर्तन को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने क्या किया था, जलवायु परिवर्तन को लेकर हटे थे, बाद में जुटने के उन्होंने प्रयास भी किया था, चूँकि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर चल रहे थे। भारत के संदर्भ में भी देखेंगे जो एक जलवायु परिवर्तन को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के था, हमने भी नीतियाँ काफ़ी बदली हैं। भारत में जो थर्मल प्रोजेक्ट जो चलते थे, खासकर कोयला आधारित जो चलता था, इस पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता था। और आप सबको पता है कि टॉप 3 में, यानी तीसरा स्थान, चौथा, कभी तीसरा कभी चौथा स्थान के रूप में कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत है। और ये भारत विकासशील देशों के रूप में भी आ जाता, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस पर टेढ़ी दृष्टि रखता था। लेकिन हमने अभी तक जो काउंटर करने का जो प्रयास था, लेकिन इसको हमने काउंटर नहीं किया, इस पर बल्कि सहयोग किया। और वर्तमान सरकार ने जो सोलर अलायंस की नीति अपनाई और जो 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कि लगभग 40% जो हमारा ऊर्जा साधन होगा, 40% तक अगर ऊर्जा साधन जो हमारा होगा, वो साधन कहीं ना कहीं हम गैर परंपरागत ऊर्जा, और गैर परंपरागत ऊर्जा में भी विशेषकर सोलर एनर्जी पर होगा, तो हमारे लिए और बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया जलवायु परिवर्तन को लेकर के। और इसके बाद चौथी महत्वपूर्ण मुद्दे जो शामिल होते हैं वो है यूएनओ में सुधार को लेकर के। आप देख सकते हैं कि 1945 में जो स्थितियां थी, लगभग 75 साल के बाद भी स्थितियां अभी वही हैं, जबकि देशों की संख्या बढ़ी है, लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत हुआ है पहले से, और वैश्विक स्तर पर अन्य छोटे छोटे क्षेत्र या क्षेत्रीय गुट भी तैयार हुए। ऐसे परिस्थितियों में यूएनओ में सुधार करना बहुत ही जरूरी है, खास कर सुरक्षा परिषद में, यूएनएससी में परिवर्तन करना जरूरी है। उस परिवर्तन में जो 4 महत्वपूर्ण जो दावेदार हैं, उसे एक भारत भी है। उन दावेदारों में एक महत्वपूर्ण भारत का है, ब्राज़ील है, जापान है, जर्मनी है। निश्चित तौर पर यह तार्किक है, अगर ये 4 देश अगर जुटता है, तो ये 4 देश अगर जुटेगा तो यूएनओ में काफ़ी ज़्यादा संख्या तो बढ़ेगी और अमेरिकी प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि इन चारों देशों के साथ अमेरिका का संबंध काफ़ी बेहतर है। तो अभी समय आ चुका है कि इन संबंधों को हम और ज़्यादा मजबूती प्रदान करें, और हम अपेक्षा अमेरिका से भी कर सकते हैं कि बदलती परिस्थितियों में वो नीतियों को भी समझें। ब्रिक्स चूंकि उनके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, तो ब्रिक्स का प्रभाव पड़े उससे पहले वो यूएनओ में सुधार करके इन देशों के साथ अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, और यूएनओ पर एक अच्छा खासा जो दबदबा है, उस दबदबा को कायम करने में भी वो काफ़ी हद तक सफल और सार्थक हो सकता है। खैर चलिए, आज के सवाल यही, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम पुनः